Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about project management tools. पहले तो हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आप यही पेज पर आप डिफरेंट वीडियोस में चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। आपको ये गिवन है बाकी वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोजेक्ट किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है। देन हमने रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, कि कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें गैंट चार्ट यूज़ करते हैं, पर्ट चार्ट, रिसोर्स हिस्टोग्राम या क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये 4 वेज डिफरेंट बताए गए हैं यहाँ, तो इसमें हम वन बाय वन ये पढ़ेंगे आज। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है, डिफरेंट, हर काम को करने के लिए या तो कोई मेथड होता है, देन फिर कुछ डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो मेथड्स वगैरह वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि क्यों ज़रूरी होता है, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली किस मेथड के थ्रू, किस टूल के थ्रू आप मैनेज करेंगे। आप बगैर टूल के तो मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक लार्ज स्केल पे एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसे ओरली मैनेज करना इज़ अ टफ थिंग, right? So we need few tools for that. So first of all that tool is Gantt chart. Gantt chart का नाम आपने शायद पहले भी कभी सुना हो। इस टाइप का होता है Gantt चार्ट, ठीक है। इस टाइप का ही एक चार्ट आप अपने थीसिस या अपने रिसर्च पेपर में भी बनाते हो, ठीक है। Gantt चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप अक्सर बनाते हो अपनी किसी भी डेवलपमेंट के दौरान। आप अपना जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो थीसिस या रिसर्च पेपर में, तो आप बताते हो कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस किस टाइम में परफॉर्म की, राइट। ओके, गैंट चार्ट हेनरी गैंट ने प्रपोज किया था और ये 1917 में किया था इसने। और बेसिकली ये गैंट चार्ट क्या प्रेजेंट करता है, ये आपको प्रोजेक्ट स्केड्यूल बताता है कि प्रोजेक्ट आपका किस किस टाइम पीरियड में परफॉर्म किया गया, ठीक है, और कितने टाइम में प्रोजेक्ट का कौन सा टास्क परफॉर्म किया गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट विद बार्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड टाइम स्केड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। बेसिकली गैंट चार्ट में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज शो की गई होती हैं, ठीक है। गैंट चार्ट में इस टाइप का चार्ट होता है, वीक्स शो किए हुए हैं कि कितने वीक्स में ये टास्क परफॉर्म किया गया, ठीक है। वीक्स के टाइम के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ का बता रहे हो कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ओके, प्लानिंग इज़ वन ऑफ दोज एक्टिविटीज़। प्लानिंग कितने वीक्स में हुई, फर्स्ट 3 वीक्स में प्लानिंग हो गई, ठीक है, ब्लू शेड में फर्स्ट 3 वीक्स जो शो किया गया। देन डिज़ाइन का काम 3rd वीक से स्टार्ट हुआ और 5th वीक तक डिज़ाइन का काम हुआ। देन कोडिंग का काम 6th वीक टू 8th वीक, टेस्टिंग का काम 7th वीक टू 9th वीक, एंड डिलीवरी ऑफ दैट प्रोजेक्ट इज इन 10th वीक, ठीक है। तो ये गैंट चार्ट हमें शो कर रहा है कि 10 वीक्स के अंदर अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो सारी परफॉर्म की गई। इसी तरह से जब आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हो तो उसमें भी आप इसी तरह से अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ का बताते हो कि पहले आपने कितना काम किया, आपने लिटरेचर रिव्यू कितने दिन में किया, कितने वीक्स में किया। देन फिर आपने पहले इंट्रोडक्शन कितने वीक्स में लिखा, लिटरेचर रिव्यू कितने वीक्स में किया, फिर आप अपने प्रपोज सिस्टम का बताते हो कि उस पर काम कितने वीक्स में आपने किया। देन कोडिंग का आप बताते हो कि कितने वीक्स में काम किया, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ मंथ्स पे चली जाती है, जो रिसर्च पेपर की चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ मोस्टली मंथ्स पे चली जाती है, तो फिर हम वीक्स के बजाय मंथ्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये आप तक है कि आप यहाँ वीक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, मंथ्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो, डेज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है
कि प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ का आपने बताना होता है कि सारी एक्टिविटीज़ कितने टाइम में परफॉर्म हो रही हैं आपकी जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज पर्ट चार्ट इज अनदर टूल, ठीक है। पर्ट चार्ट एब्रीवेशन है प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक का, ठीक है। जिस तरह से आप नेटवर्किंग में पढ़ते हो, नेटवर्किंग में आप टोपोलॉजी बनाते हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आपने पढ़ी थी कि वो आपके पास शो करी होती हैं कि आपका नेटवर्क किस तरह से क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके दरमियान डिफरेंट राउटर्स के दरमियान, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान किस तरह से डेटा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो वो आप एक नेटवर्क डायग्राम की फॉर्म में शो करते हो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करके, ठीक है, जिसे आप टोपोलॉजी कहते हो, ठीक है। पर्ट चार्ट भी उसी तरह की एक डायग्राम है, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये, जिसमें डिफरेंट नोड्स होते हैं और वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे नेटवर्किंग में डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, इसी तरह से पर्ट चार्ट में भी डिफरेंट नोड्स ग्राफ की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर वो नोड्स नहीं है, लेकिन जस्ट रिप्रेजेंटेशन इसकी उस टाइप की है, ठीक है। ग्राफ टाइप रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। लुक एट दिस इज लाइक योर पर्ट चार्ट। इसमें डिफरेंट नोड्स हैं। अब डिफरेंट नोड्स बता रहे हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है और उनको लिंक किया गया है नंबर ऑफ डेज़ के थ्रू कि कितने डेज़ में ये एक्टिविटी परफॉर्म होनी है। जैसे ए नंबर 1 पे आपके पास ये 10th नोड वाली एक्टिविटी है जो कि 5 डेज़ में परफॉर्म होनी है, और फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो कि 20 है। मतलब 10 20 जस्ट नंबरिंग दी गई है इवेंट्स को शो करने के लिए कि क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। नेक्स्ट 1 डे में ये एक्टिविटी हो गई, देन 40th एक्टिविटी पर चले गए, 40th इवेंट पर चले गए, देन 3 डेज़ में ये एक्टिविटी हो गई और 50th एक्टिविटी पर चले गए। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और मतलब ये एक मैनेजमेंट का टूल है जिसके थ्रू आपका जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज किया जाता है कि इतने डेज़ में ये काम हो जाएगा। कि जब उसको टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज करते हो, नॉर्मली भी आप क्या करते हो जब आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी होती है तो आप टाइम के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करते हो कि इतने टाइम में मैंने ये टॉपिक्स करने हैं और इतने टाइम में ये करने हैं, और फिर आपकी पूरी तैयारी हो जाती है अपने टाइम में। लेकिन अगर आप सारा एक दफ़ा पढ़ने बैठोगे तो उसमें तो आपकी कोई तैयारी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ है, पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा कैसे ऐसे डेवलप होगा जब तक आप एक प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं करोगे कि आपने परफॉर्म किस तरह से करने हैं टास्क। आपको जब तक ये नहीं पता होगा, जब तक आप स्मॉल पार्ट्स में कुछ कुछ टाइम में हर एक्टिविटी को, हर टास्क को डिवाइड नहीं करोगे, और जब उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो आपका वो सारा टास्क जल्दी और एक्यूरेटली और क्वालिटी वाइज अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से आपके प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स हिस्टोग्राम। दिस इज बेसिकली लाइक हिस्टोग्राम इस टाइप का होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। ये भी एक बेसिकली ग्राफ होता है आपके पास, ठीक है। हिस्टोग्राम आपने वर्ड मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, ग्राफ्स में, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस में भी इवन ग्राफ्स वगैरह में पढ़ा होगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है बेसिकली? रिसोर्स हिस्टोग्राम इज इट्स नेम। तो इसका मतलब ये हिस्टोग्राम रिसोर्सेज को शो करने के लिए बनाया गया है। अब कौन से रिसोर्सेज को शो करने के लिए बनाया गया है? प्रोजेक्ट इवेंट के डिफरेंट रिसोर्सेज को, लाइक स्टाफ रिसोर्स को, ठीक है, स्टाफ की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब क्या? नेक्स्ट लुक एट दिस फिगर। आपको जितना स्टाफ रिक्वायर है आपने उतने डेज के अकॉर्डिंग अपना स्टाफ हायर करना है, लेकिन अब आपने प्रोजेक्ट उसको प्रॉपरली मैनेज भी करना है, तो उसके लिए आपने ये हिस्टोग्राम बना लिया कि अगर 1 डे में कितना स्टाफ रिक्वायर है, 2 डेज जब गुजर जाएंगे तो तब कितना स्टाफ रिक्वायर होगा, 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, इतने डेज में कितना स्टाफ रिक्वायर होगा, ठीक है। और कौन सा स्टाफ परफॉर्म करेगा, ठीक है। डिज़ाइनर टीम सेपरेट होती है, डेवलपिंग टीम सेपरेट होती है, टेस्टिंग टीम सेपरेट होती, ठीक है। तो दिस फिगर इज़ योर हिस्टोग्राम। ये जो ग्राफ है आपके पास, ये आपके पास हिस्टोग्राम है।
अब ये प्लॉट किस तरह से हुआ है, डेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्टाफ रिक्वायर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, और ये डिफरेंट शेड्स में शो किया गया है। जो ब्लू शेड है वो डिज़ाइनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने डिज़ाइनर्स अवेलेबल होंगे इन होल वीक। ठीक है, स्टार्ट में डिज़ाइनिंग का काम ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा डिज़ाइनर्स थे, और आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइनर्स कम होते गए क्योंकि एंड पे कम डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर डेवलपिंग का काम थर्ड डे से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से ग्रीन शेड स्टार्ट हो रहा है, देन आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलपमेंट का काम ज़्यादा हुआ और फिर कम हो गया। ठीक है, टेस्टिंग का काम डेवलपिंग स्टार्ट होने के बाद साथ साथ स्टार्ट हुआ, इसीलिए जो टेस्टिंग का शेड है वो 5th डे पर शो किया गया है कि यहाँ से टेस्टिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये जो ऊपर टेबल है देखें, इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाया गया है। हमेशा ग्राफ जो होता है उसको प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, तो वो वैल्यूज़ टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ जो टेबल है इसमें शो किया जा रहा है, देखें कि जो डिज़ाइनर्स हैं वो डे 1 पे 4 हैं, तो इसीलिए जो डे 1 पे ग्राफ है वो 4th पॉइंट तक जा रहा है, ब्लू शेड। सिमिलरली डे 2 पे भी 4 हैं, ओके। डे 3 पे 3 हैं, थोड़ा सा कम हो गया लेवल। डे 4 पे 3 हैं, ओके, उतना ही रहा। डे 5 पे 2 हैं, थोड़ा सा मज़ीद कम हो गया लेवल ब्लू शेड का। ठीक है, डे 6 पे 2 हैं, ओके। डे 7 पे 1 है, तो मज़ीद कम हो गया लेवल। ठीक है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट किया गया है इस टेबल की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, राइट। सो दिस वन इज़ योर रिसोर्स हिस्टोग्राम। सिमिलरली डेवलपर देखें, स्टार्ट में कोई डेवलपर नहीं था, तो फर्स्ट वीक में डेवलपर की वैल्यू फर्स्ट डे पे डेवलपर कोई नहीं था तो वैल्यू यहाँ पर 0 है। ठीक है, डे 2 पर भी 0 है, डे 3 पर 1 है क्योंकि एक आध या फ्यू डेवलपर्स थे। ठीक है, डे 4 पे 2 डेवलपर्स आ गए। तो इस तरह से ये वैल्यू चेंज होती रहेगी और इसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिसोर्स हिस्टोग्राम। Next is critical path analysis. क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में क्या किया जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका जो एक डिफरेंट वेज अडॉप्ट किए गए हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ योर होल सॉफ्टवेयर, उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और इसमें सिंपली क्या होता है कि उसका एनालिसिस किया जाता है और फिर ताकि हमें पता चल सके कि कितने टाइम में हम ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा टास्क परफॉर्म करना होता है। ठीक है, और कम से कम टाइम में हमारी कोशिश होती है कि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए ये एनालिसिस किया जाता है कि सारे इवेंट स्टार्ट से एंड तक इन शॉर्ट टाइम परफॉर्म हो सकें। ठीक है, और हर सारे जितने भी टाइम पीरियड होगा उस सारे काम के लिए, उस सारे टाइम पीरियड के दौरान कोई भी फ्री नहीं होगा, और मतलब ऑल द टाइम एवरी स्टेक होल्डर विल बी इन्वॉल्व इन दैट होल प्रोसेस। ठीक है, सो जस्ट रीड इट आउट, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग इट, राइट। नो कॉन्सेप्ट इन इट, सो इट्स सिंपल। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट project management tools. So what we have discussed today, we have discussed about few project management tools like Gantt chart and PERT chart, resource histogram, critical path analysis. Okay, so these are the few tools that manager adopt while managing their software development process, right? Okay, thank you so much, and if you like my video, subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much.